नमस्ते साथियों, आज हम नेकराम की लिखी हुई अनजान लड़की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अम्मा, मैं शहर पहुंच चुका हूँ। 2 दिन से नौकरी ढूंढ रहा था मगर नहीं मिली, लेकिन मुझे एक ऑटो मालिक मिल गया। उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे ऑटो किराए पर चलाने के लिए दिया है। ऑटो का भाड़ा भी बहुत कम है। अब मैं बहुत पैसे कमा लूँगा और अपना गांव का पुराना मकान को तुड़वाकर नया मकान बनवाऊंगा। आज मेरा पहला दिन है। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सवारी मिले और मैं खूब पैसे कमाऊं। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देख नेकराम, शहर में भीड़ भाड़ बहुत रहती है। ऑटो रिक्शा जरा ध्यान से चलाना और किसी भी सवारी से बदतमीजी मत करना। मैं फ़ोन रखती हूँ, तेरे बाबूजी को खाना भी पकाना है। उस दिन मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर सड़क पर पहली बार निकला। एक पेड़ के नीचे अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करके सवारी का इंतज़ार करने लगा। तभी एक सुंदर सी लड़की, जिसकी उम्र 22 बरस के आसपास होगी, पैरों में महंगी सैंडल, बदन पर चमकीला क्रीम कलर का सूट सलवार, कंधे पर एक बड़ा सा काला बैग लटकाए मेरी तरफ ही आती नजर आई। मैं समझ गया, यह पक्का मेरे ऑटो रिक्शा में बैठेगी। इससे पूरे 50 रुपये मांगूंगा। वह तेज कदमों से दौड़ती हुई मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, चलो भैया। मैंने अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और सड़क पर मेरा रिक्शा दौड़ने लगा। तब मैं सोचने लगा, सवारी ने यह तो बताया ही नहीं कि उसे जाना कहाँ पर है। तब उस लड़की ने कहा, सीधे चलते रहो। मैं ऑटो रिक्शा सीधा चलाने लगा। काफ़ी देर होने के बाद मैंने फिर पूछा, और कितनी दूर चलना है मैम साहब? उसने घूरकर मुझे देखा और कहा, मैंने कहा ना तुमसे सीधे चलते रहो। तब मैंने कहा, यह सड़क आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ रही है। रिक्शा आगे ले गया तो सामने दीवार पर टक्कर लग जाएगी। मेरा नया नया रिक्शा है। तब उसने कहा, हाँ तो रिक्शा मोड़ लो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं समझ गया, यह मैम साहब उल्टी खोपड़ी की है। भलाई इसी में है, रिक्शा चुपचाप चलाता रहो। 15 मिनट होने के बाद मैंने फिर पूछा, मैम साहब जाना कहाँ है आपको? उसने फिर कहा, जब मैं कह रही हूँ कि सीधे चलते रहो। उस मैम साहब का बार बार यही जवाब था, सीधे चलते रहो, सीधे चलते रहो। इस बार मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने ऑटो रिक्शा सड़क किनारे लगा दिया और पूछा, पहले यह बताओ आपको जाना कहाँ है? 1 घंटे से मैं आपके मुंह से बस यही सुन रहा हूँ, सीधे चलते रहो, सीधे चलते रहो। अब मेरा ऑटो रिक्शा आगे नहीं बढ़ेगा। पहले बताइए आपको जाना कहाँ पर है? तब उसने कहा, बड़े बदतमीज ड्राइवर हो, सवारी से इस तरह बात करते हो। दोपहर का टाइम था, गर्मी के दिन थे। सड़क पर काफ़ी तेज धूप थी। आगे जाकर भी सड़क पर बहुत सारे लोग बैठे थे, शायद आंदोलनकारी थे। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। मैम साहब ने पूछा, रुक क्यों गए? अगर रास्ता आगे बंद है तो दूसरे रास्ते से अपना ऑटो निकाल लो। मुझे एक कच्चा रास्ता नज़र आया और मैंने उसी रास्ते पर अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मेरे कुछ समय में नहीं आ रहा था। 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन वह ना मेरे ऑटो से उतर रही थी, ना एड्रेस बता रही थी। देखने में किसी भले घर की लेकिन अमीर लग रही थी। तभी वह जोर से चिल्लाई, अपना ऑटो रिक्शा और तेज चलाओ। मैंने ऑटो चलाते हुए अपने शीशे में देखा तो पीछे से 4 बाइक वाले मेरे ऑटो का पीछा कर रहे थे। मेरे मैम साहब बार बार कह रही थी, मुझे अपनी जान का खतरा है, इसलिए प्लीज़ मुझे कहीं दूर ले चलो। अब मैं उलझन में पड़ चुका था। यह कैसी विंड बना है।
मैं इस लड़की को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और यह चारों बाइक वाले कौन है, इससे ही पूछ लेता हूँ। तब मैंने मैम साहब से कहा, आखिर यह चारों है कौन जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तब उस मैम साहब ने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं अस्पताल में एक डॉक्टर हूँ। रोज की तरह अपने घर से जब मैं ड्यूटी के लिए निकली तो अचानक एक बाइक वाला मेरा पीछा करने लगा। थोड़ी दूर में बाइक वाले 2 हो चुके थे। मैं घबरा गई। अचानक तुम्हारा ऑटो रिक्शा दिखाई दिया और मैं तुम्हारे ऑटो में आकर बैठ गई। अब मैंने पूछा, बाइक वाले तो पूरे 4 हैं। तब उसने बताया, मुझे नहीं मालूम यह लोग कौन हैं। तब मैंने कहा, तो मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। इस तरह डर का भागना क्या सही है। अब हम इस सुनसान रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ तो हमें और भी खतरा है, लेकिन मैं इस रास्ते में पहली बार भी एक बार आ चुका हूँ। आगे ही एक पुलिस चौकी है, हम वहीं जाकर रुकते हैं, शायद हमें वहाँ पर मदद मिल जाए। 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक पुलिस चौकी नजर आई। वहाँ पर 2 पुलिस कर्मियों को हमने अपनी समस्या बताई। उन्होंने तुरंत मैम साहब को अपनी पुलिस जीप में बिठाया और वह अस्पताल की तरफ चल पड़े। और पुलिस की जीप देखकर वह चारों बदमाश उल्टे पाँव ही 9-11 हो गए। मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गया। अचानक मुझे याद आया, ओहो, सवारी से पैसा लेना तो भूल ही गया। फिर सोचने लगा, अगर किसी की बहन बेटी या मुश्किल में हो और हम ऑटो ड्राइवर रास्ते में उसकी सहायता कर दे तो इसमें हर्ज ही क्या है। क्या पैसा इंसानियत से बढ़कर है। उस दिन मैं खाली हाथ ही घर लौट आया। घर पर देखा तो अम्मा और बाबूजी हुए थे। अम्मा बताने लगी, सुबह तो तेरे बाबूजी ठीक थे, फिर अचानक ना जाने कैसे खून की उल्टी होने लगी। खून की उल्टी देखकर मैं तो डर गई। फिर याद आया शहर में नेकराम रहता है, उसी के घर चलते हैं। शहर में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ इलाज हो जाएगा। इसलिए मैं तेरे घर चल आई बाबूजी को लेकर। तब मैंने पूछा, खाना पीना खाया आपने। तब पत्नी कहने लगी, मैंने खाना पीना खिला दिया है, बस तुम अस्पताल में बाबूजी का इलाज करवा दो। तब मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अब तो रात हो गई, कल सुबह ही अस्पताल चलेंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पर्ची बनती है। उसके बाद डॉक्टर देखेगा, फिर दवाई मिलेगी। उस रात हम सब लोग सो गए। सुबह तड़के उठकर मैं बाबूजी को ऑटो में बिठाकर पास के सरकारी अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर देखा तो बाहर बहुत से डॉक्टर बैठे हुए थे। पता करने पर मालूम हुआ सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अस्पताल की खिड़की पर पर्ची बनाने वाला कोई ना था। अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अस्पताल में हड़ताल है और यह हड़ताल ना जाने कितने दिन तक चले। यह सुनकर मन दुखी हो गया। कितनी उम्मीद लेकर बाबूजी शहर आए थे। घर खाली हाथ वापस जाने के बजाय मैंने अपना ऑटो शहर के सभी सरकारी अस्पतालों की तरफ घुमा दिया, मगर तभी अस्पताल बंद थे। बाबूजी ने रास्ते में कई बार खून की उल्टियाँ की। मुझसे देखा ना जा रहा था। बाबूजी कहने लगे, नेकराम, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कब मेरा इलाज होगा। इस बात का मेरे पास उत्तर देने के लिए जवाब ना था। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते अचानक ऑटो रिक्शा की गैस खत्म हो गई। तब मैंने बाबूजी से कहा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मुझे ऑटो रिक्शा पैदल ही घसीटना होगा, गैस खत्म हो चुकी है। बाबूजी ऑटो में बैठे हुए थे और मैं पैदल ऑटो रिक्शा खींचने लगा। चलते चलते मेरे पैर भी दुखने लगे थे। ऑटो काफ़ी भारी था, मेरी सांस फूल चुकी थी। सामने एक बड़ा सा मकान दिया, शायद यहाँ पानी मिल जाए पीने के लिए। बाबूजी को ऑटो में बिठाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। सामने एक महिला दिखी। तब मैंने बताया, गला सूख रहा है,
क्या एक बोतल पानी मिलेगा पीने के लिए? उसने मुझे पहचान लिया और कहा, आप तो वही ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं जिसके ऑटो में मैं कल बैठी थी। मैं आपको थैंक्स भी ना कह सकी। कल आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। घर के भीतर आ जाइए, चाय नाश्ता करके जाइए। तब मैंने अपने बाबूजी की बीमारी के बारे में बताया और कहा वह बाहर ऑटो में बैठे हुए हैं और आज से सरकारी अस्पताल की हड़ताल शुरू हो चुकी है। मैम साहब ने तुरंत अपने नौकर से कहा, बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ है, उसमें गैस का तुरंत प्रबंध करो, यह हमारे खास मेहमान हैं। फिर मैम साहब मेरे साथ दौड़कर ऑटो तक पहुंची और बाबूजी को सहारा देते हुए अपने घर के भीतर ले आई। कहने लगी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हड़ताल है तो क्या हुआ, मैंने अपने घर में खुद एक क्लिनिक बनाया हुआ है। मेरे घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वही मेरा छोटा सा एक क्लिनिक है। अपने बाबूजी को लेकर मेरे साथ आइए। हम मैम साहब के पीछे पीछे चल दिए। मैम साहब ने बाबूजी को बेड पर बिठाया, कुछ दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके बाबूजी ठीक हो जाएंगे। यह दवाइयाँ दे रही हूँ, 4 दिन तक खिलाते रही है। बाबूजी को दवाइयाँ खाते ही काफ़ी आराम हो गया और खून की उल्टियाँ भी बंद हो चुकी थी। मन में मैंने मैम साहब का शुक्रिया अदा किया। दोपहर से शाम हो चुकी थी। बाबूजी अब बिल्कुल ठीक थे। मैम साहब ने बताया, आपके ऑटो में गैस का इंतज़ाम हो गया है। तब मैंने संकोच करते हुए पूछा, गैस के कितने रुपए देने पड़ेंगे और बाबूजी के इलाज की कितनी फीस हुई? मैम साहब ने मुझे देखा और कहा, जब मैंने आपको भैया कहा है तो मैं आपकी छोटी बहन हुई हूँ। अब बहन भाई के बीच पैसे कहाँ से आ गए? जब मैं मुसीबत में थी तो तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। मैम साहब के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। उन्हें नमस्ते कहकर मैंने बाबूजी को ऑटो में बिठाया और हमारा ऑटो घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद मैंने अम्मा को बताया, बाबूजी का इलाज हो गया है, बाबूजी अब ठीक है। बाबूजी और अम्मा उसी रात गांव की तरफ निकल पड़े। मैं ऑटो चलाते चलाते घर की तरफ आ रहा था तो सोच रहा था, अगर मैं कल मैम साहब की मदद ना करता तो आज मेरे बाबूजी का इलाज नहीं हो पाता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।